नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है कार्ल मार्क्स के राज्य और शासन संबंधी विचार। राज्य और शासन के संबंध में मार्क्स द्वारा अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है और मार्क्स राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद को बताते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभेद के कारण हुई है क्योंकि राज्य शोषक वर्ग के हितों की सुरक्षा करता है। राज्य व शासन शोषण के यंत्र हैं, अर्थात राज और शासन शोषक वर्ग की शोषित वर्ग के शोषण में सहायता करता है। संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होता है क्योंकि पूंजीवाद के बाद सर्वहारा अधिनायकत्व की अवस्था आती है जिसके अंतर्गत राज कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहता है जिससे कि पूंजीवाद के बचे हुए अवशेषों को समाप्त किया जा सके। इस कारण संक्रमण काल में मार्क्स के अनुसार जो बुजुर्गा वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है उसके बचे हुए अवशेषों को समाप्त करने के लिए राज्य अस्तित्व में बना रहता है। किंतु मार्क्स के अनुसार जब साम्यवादी अवस्था आती है तो मार्क्स कहते हैं कि राजविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार मार्क्स राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद को मानते हैं। राज्य और शासन को शोषण के यंत्र के रूप में देखते हैं और अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का जब अधिनायकवाद आता है उस समय राज्य पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए और कुचलने के लिए अस्तित्व में रहता है। किंतु आगे की अवस्था में मार्क्स कहते हैं कि साम्यवाद के अंतर्गत ना तो किसी भी प्रकार का राज्य होगा और ना किसी भी प्रकार का वर्ग विद्यमान होगा। राजविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का आदर्श रहा है। साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं। उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है, अतः उसका मार्क्स का विचार है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्गों का ही अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राजविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना के बाद वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। मार्क्स के शब्दों में पुराने बुजुर्गा समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास, सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी। किंतु मार्क्स के जो ये विचार हैं इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। मार्क्स राज को एक वर्गीय संगठन मानते हैं किंतु हम देखते हैं कि वर्तमान में भी राज एक नैतिक संगठन के रूप में विद्यमान है। ये केवल एक वर्गीय संगठन के रूप में ही नहीं है। वर्तमान में राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु ना होकर मित्र है क्योंकि राज्य के अंतर्गत भी जो श्रमिक वर्ग है उनके हितों का ध्यान रखा जाता है और सर्वहारा वर्ग के कल्याण हेतु राज्य कार्य करता है। किंतु मार्क्स ने राज्य को केवल एक शोषण के यंत्र के रूप में परिभाषित किया। राज्य एक अस्थायी नहीं वरन स्थायी है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत राज्य शोषण का एक यंत्र है। पूंजीवाद की स्थापना और पूंजीवाद को कायम रखने के लिए वो पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति का एक साधन है, उपकरण है और जब पूंजीवाद समाप्त होगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व आएगा उस समय राज्य कुछ समय में विद्यमान रहेगा पूंजीपति वर्ग के अवशेषों को समाप्त करने के लिए और बाद में साम्यवादी अवस्था में राज्य
विहीन समाज की स्थापना होगी और राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मार्क्स ने राज्य को अस्थायी माना, किंतु राज्य एक स्थायी संस्था के रूप में आज भी विद्यमान है। मार्क्स द्वारा राज्य के विलुप्त होने की जो भविष्यवाणी की गई थी वो भी कपोल कल्पित सिद्ध हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मार्क्स ने राज्य और शासन संबंधी विचार प्रकट किए हैं उसमें बहुत से पक्षों को उन्होंने समाहित नहीं किया वरन उनकी उपेक्षा की है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि राज्य एक कल्याणकारी रूप में अस्तित्व में आया है, जिसमें पूंजीपति वर्ग भी विद्यमान है और श्रमिक वर्ग भी विद्यमान हैं और ये आपसी सहयोग के साथ अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। इस प्रकार से मार्क्स की जो राज्य एवं शासन संबंधी धारणा है वो एक पक्षीय है। इसमें बहुत से पक्षों की अवहेलना की गई है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।